अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तक। मुल्क में सियासी मंजरनामा अब महीनों और दिनों की बजाय लम्हों में बदल रहा है। ऑपोजिशन जमातों की जानिब से अगर मगर और तारीख पर तारीख देने के बाद बिलाखिर कौमी असम्बली में वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान असम्बली ने स्पीकर के दफ्तर में तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है। बाद ऑपोजिशन के बड़ों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अदम एतमाद की कामयाबी की यकीन दहानी कराई है। ऑपोजिशन के मुताबिक हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, जबकि उनकी बिसात लपेट दी गई है। इस हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी गई ऑपोजिशन के बड़ों की, उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। हमने मुल्क में मईशत की रही सही साख भी खत्म कर दी। मुल्क की मईशत कमजोर हो गई। जब मुल्क की मईशत कमजोर हो गई तो फिर आपको कोई मुल्क अपना पैसा देकर ज़ाया करने के लिए तैयार नहीं है। अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी है और इंशाअल्लाह अब इनके दिन गिने जा चुके हैं। इनकी बिसात अब लिपट चुकी है। जो तुमने करना था वो तुमने कर लिया। बड़े बड़े बुलंदबान दावे और क्या क्या कुछ आपने कहा कौम से, नई नस्ल से। आपने दुनिया को धोखा दिया, आपने अपने अवाम को धोखा दिया, आपने अपनी नई नस्ल को 1 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया। बुनियादी मौके कि अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया है और हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। हम अपने मौक़िफ़ के हवाले से कौम के सामने शर्मिंदा नहीं हैं। हमने जो कहा था एक एक बात हकीकत बनकर हर आम आदमी के सामने मौजूद है। इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने भी सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए और ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने भी इमरान खान के खिलाफ एक चार्जशीट पेश की, जहां ऑपोजिशन जमातें पुरएतमाद हैं। वहीं वजीर आजम इमरान खान भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं, जबकि वजीर आजम के करीबी साथी आई स्टैंड विद यू इमरान खान का ट्रेंड चला रहे हैं। जबकि अदम एतमाद तहरीक पेश होते ही वजीर आजम ने हुकूमत की हामी यूट्यूबर्स का इजलास बुलाया और उन्हें मुस्तकबिल के हवाले से गाइडलाइंस दी। यूट्यूबर से मुलाकात के दौरान वजीर आजम ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि ऑपोजिशन अब दिमागी खेल खेल रही है और वो इस खेल में माहिर हैं। अगले 3 हफ्ते अहम हैं, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, मजीद तगड़ी होकर आएगी। मैं खुश हूं कि इनकी आखिरी वारदात होगी। हम इनको ऐसी शिकस्त देंगे कि 2028 तक नहीं उठ सकेंगे। जहांगीर तरीन को मैं जानता हूं, वो कभी चोरों के साथ नहीं मिलेंगे। वजीर आजम ने वजीर आला पंजाब के हवाले से कहा कि उस्मान बुज़दार अपनी शर्मीली तबीयत और मीडिया से गैर हाजिरी की वजह से मीडिया और ऑपोजिशन के लिए नर्म और आसान हदफ हैं। उन्होंने अपने और उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वजीर आला को तब्दील करने की ठोस वजूहात होनी चाहिए और उन्होंने अभी तक बुज़दार के बारे में कुछ नहीं कहा। नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तकर्री से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में वजीर आजम का कहना था कि उनके ताल्लुकात अब फौज के साथ मिसाली हैं। नवंबर बहुत दूर है, इस सवाल को बाद के लिए रख लें। उन्होंने कहा कि फौज कभी लुटेरों के साथ नहीं जाएगी। जिस तेजी के साथ वफाक में तब्दीली आ रही है, उससे ज्यादा तेजी से पंजाब में भी तब्दीली की हवा आती हुई दिखाई दे रही है। सारी सूरत हाल में जो ऑपोजिशन पुरएतमाद दिखाई दे रही है, वहीं हुकूमत में भी इख्तलाफात वाज़ेह हो रहे हैं। जहांगीर खान तरीन, अलीम खान, मुस्लिम लीग काफ, परवेज खट्टर ग्रुप के इख्तलाफात भी खुलकर सामने आ रहे हैं। हुकूमत एक इत्तेहादी और एक खिलाड़ी को मनाने की कोशिश करती है तो दूसरा खिलाड़ी नाराज हो जाता है, जबकि आज जहांगीर तरीन ग्रुप ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो माइनस बुज़दार की सूरत में ही आगे चलेंगे। इस हवाले से उनकी जानिब से की गई। तरीन ग्रुप का एक मेंबर इस बात पे मुत्तफिक है कि माइनस बुज़दार बात आगे बढ़ेगी। जहांगीर खान तरीन साहब को पूरा इख्तियार दे के बैठे हैं कि वो जो फैसला करेंगे हम सबको आमीन होगा। अब सवाल यह है कि हुकूमत मुखालिफ अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के इम्कानात कितने हैं। अगर ऑपोजिशन जमातें नाकाम होती हैं तो अगला लाहेअमल क्या होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान पंजाब में हुकूमत का बिखरता शिराजा कैसे संभालेंगे। माइनस बुज़दार फार्मूले का मुतबादिल क्या हो सकता है। अदम एतमाद की तहरीक के बाद ऑपोजिशन की जो अगली स्ट्रैटेजी है वो क्या होगी, अगला फ्रेमवर्क क्या होगा प्राइम मिनिस्टर शिप के हवाले से। और ये सब मामला भी जो है वो अभी दे आर येट टू बी डिसाइडेड। सुहेल वड़ाइच साहब अगर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, प्रोड्यूसर साहब कंफर्म कीजिएगा, तो तजियाकार सुहेल वड़ाइच साहब को भी शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, अब क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव जो है रिक्विजिशन आ गई है, अब ऑब्वियसली ये पार्लियामान के अंदर आना है। आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 3 रोज़ के बाद और 7 रोज़ के अंदर अंदर ऑब्वियसली ये मामला होना है, स्पीकर को इजलास बुलाना है। और उसके बाद क्या होगा, क्या ऑपोजिशन जो क्लेम कर रही है क्या नंबर पूरे होंगे। अगर नंबर गेम की बात की जाए तो एक तरफ 179 नंबर्स हैं, दूसरी तरफ ऑपोजिशन 162 लोगों की हिमायत के साथ खड़ी है। लेकिन ऑपोजिशन ये कह रही है कि हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स से भी
ज़्यादा नंबर्स मौजूद हैं, और अगर रिक्वायर्ड नंबर से ज़्यादा मौजूद है, गो कि आपको 10 नंबर चाहिए 162 को 172 करने के लिए, और सादा अक्सरियत के साथ ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ऐसे में ये सवाल भी हो रहा है कि क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इससे पहले खुद कोई इकदाम उठा सकते हैं? तो उसके हवाले से कुछ लोगों का भी ये ख्याल है कि देर हो गई है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो खुद तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जो है लोगों को मनाने की कोशिश जरूर करेंगे। सुहेल वड़ाई साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल वड़ाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि हुकूमत स्टेट ऑफ डिनाइल में दिखाई दे रही थी, और हुकूमती हलकों का तो ये ख्याल था कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आएगी नहीं, लेकिन अदम एतमाद तहरीक आ गई है एट दिस पॉइंट इन टाइम। यानी एज ऑफ नाउ भी वज़ीर आज़म जो है बड़े कॉन्फिडेंट है और स्टेट ऑफ डिनाइल में दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि वो अपना जो अब मोड है, जो डिनाइल का मोड है, उसको स्विच करेंगे, इसको चेंज करेंगे, उनके मिजाज में अब तब्दीली आएगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि सीरियस थ्रेट है हुकूमत के लिए, और जब भी नो कॉन्फिडेंस आती है हुकूमत को बड़ा सीरियसली इसको लेना चाहिए। और जो हुकूमत इसको एक मजाक समझ रही थी और सीरियस नहीं ले रही थी, तो उसके असरात हैं कि देखें पंजाब के अंदर भी एक नया ग्रुप खड़ा हो गया है, अलीम खान ग्रुप, जो कि अलीम खान पहले जो थे वो इनके साथ थे, और अब भी मेरा ख्याल है कि फेडरल सतह पर वो शायद तब्दीली के हक़ में ना हो, लेकिन हुकूमत ने अगर वर्क ही ना किया तो ज़ाहिर है वो भी अपोजिशन के कैंप में चले जाएंगे। तो अभी मुझे लगता है कि अभी तक तो तरीन ग्रुप और जो अलीम खान ग्रुप है, इनके अंदर ये इख्तलाफ मौजूद होगा कि अलीम खान ग्रुप सिर्फ पंजाब में तब्दीली चाहता है, जबकि तरीन ग्रुप जो है वो दोनों जगह तब्दीली चाहेगा, क्योंकि वो अपोजिशन से ज़्यादा करीब है। तो ये देखना पड़ेगा कि अब अपोजिशन इन दोनों को अपने साथ मिलाती है, क्या किस तरह से आगे जाके ये शेप अप होते हैं। सुहेल वड़ाई साहब, तहरीक अदम एतमाद और जहांगीर तरीन ग्रुप का तहर्रुक दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा कि एक तरफ तो 3 ऑपोजिशन की 3 बड़ों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद ओन चौधरी के साथ नुमान लंगड़ियाल साहब और उनके दीगर साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ आ जाते हैं। आपको लगता है कि दूसरी तरफ ये जो एक प्रेशर क्रिएट किया गया है, जहांगीर तरीन ग्रुप हो, अब्दुल अलीम खान हो, क्या ये पॉलिटिकल बार्गेन चाह रहे हैं या वाकई ऑपोजिशन का साथ भी दे सकते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है अभी तक तो ये जो इब्तदाई तौर पर तो ज़ाहिर है तरीन साहब भी एक नाराज़ ग्रुप था और उनको जेन्युइन कंप्लेंट्स थी पार्टी से, लेकिन वो पार्टी से अलग नहीं हुए, उन्होंने पार्टी का एक ग्रुप रखा, उनके लोग जो हैं वो बदस्तूर वज़ीर रहे, बदस्तूर अपने ओहदों पर रहे, अपनी ज़िम्मेदारियां पार्टी के अंदर निभाते रहे। अब भी जो अलीम खान ग्रुप है उसमें भी वज़ीर मौजूद हैं, उसके अंदर भी पार्लिमानी सेक्रेटरी मौजूद हैं, और वो भी ज़ाहिर है तो अभी तक तो ये एक प्रेशर ग्रुप्स हैं, लेकिन ज़ाहिर है इन्हीं प्रेशर ग्रुप्स के अंदर से जो डिसिडेंट ग्रुप भी फूट सकता है, एक मुखालफ ग्रुप, एक हरीफ ग्रुप जो है वो भी सामने आ सकता है। तो ये देखने की बात है, ये आप देखें ये कैसी हैंडलिंग करते हैं। अगर तो इमरान खान ने इन्हें अपने से दूर कर दिया तो ज़ाहिर है ये अपोजिशन के साथ जा बैठेंगे, और मुझे लगता है कि इमरान खान इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनकी साथ सुलह नहीं करेंगे। ख़ासकर तरीन खान ग्रुप के साथ तो उनकी बहुत मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, बहुत वो मरहले देख भी चुके हैं। तो मेरा और उन्हें ये उम्मीद है तरीन खान ग्रुप को कि उनको आइंदा टिकट नहीं मिलेंगे पीटीआई के, तो इसलिए उनको दोबारा पीटीआई में जाने का इम्कान जो है वो कम है, वो शायद अपोजिशन के साथ जाएं। लेकिन इसमें देखना ये होगा उन्हें अपोजिशन क्या ऑफ़र करती है। क्या अपोजिशन उन्हें पंजाब के अंदर पहले जैसे परवेज़ लाई को वो ऑफ़र कर रहे थे चीफ मिनिस्ट्री, क्या वो इस नए ग्रुप को चीफ मिनिस्ट्री ऑफ़र करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, लेकिन सुहेल वड़ाई साहब, आपको लगता है कि ऑपोजिशन की ऑफर्स के बगैर ये तरीन ग्रुप या अब्दुल अलीम खान जो है वो सफारा हुए हैं, या आपको लगता है कि इनके साथ ऑपोजिशन के मामलात मैच्योर हो चुके हैं और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं? मेरा ख्याल है कि कोई मास्टरमाइंड तो है ना जो इन सबको एकदम इकट्ठा कर रहा है। अचानक तो सारे इकट्ठे नहीं हो गए, डेफिनेटली कोई ना कोई कोऑर्डिनेटिंग फोर्स तो है ना, कोई कोऑर्डिनेशन कर रहा है, कोई सियासी जहन है जो पीछे से ये सारी तब्दीली कर रहा है। आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल माइंड है इसके पीछे, या आपको लग रहा है कि कोई और स्टेक होल्डर्स भी हैं जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं इनको इकट्ठा करने में? मेरा ख्याल है स्टेक होल्डर्स भी होंगे, क्योंकि स्टेक होल्डर्स दोनों साइड पे होते हैं। इस साइड पे भी लगता है कि स्टेक होल्डर्स हैं और दूसरी साइड पे भी स्टेक होल्डर्स हैं। देखना यह है कि कौन सा स्टेक होल्डर इस दफ़ा जीतता है। लेकिन सर देखिए, सेंटर में तहरीक अदम एतमाद की रिक्वेजिशन आई है, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये पंजाब के अंदर हो रहा है। तरीन ग्रुप पंजाब में मुतहर्रिक है, अब्दुल अलीम खान 30-40 MPs को लेकर मिलते हैं रिपोर्टेडली। अब तहरीक अदम एतमाद मरकज़ में रिक्वेजिशन है, ये पंजाब में हो रहा है, तो इसका कोई कनेक्शन आप देख रहे हैं? मेरा ख्याल है ये इंटरकनेक्टेड है, और उसकी वजह यह है कि बेसिकली वीक तो पीटीआई हुई है, वफाक में भी पीटीआई वीक हुई है,
और सूबे में भी पीटीआई वीक हुई है और दोनों जगह तब्दीली की बात चल रही है। तो अगर पंजाब में तब्दीली आती है तो वफाक में आ जाएगी, वफाक में तब्दीली आई तो पंजाब में तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों इतने एक दूसरे के से कनेक्टेड हैं कि ये हो नहीं सकता कि एक में तब्दीली आए तो दूसरे में ना आए। सुहेल साहब, पहले तब्दीली कहाँ आते हुए देख रहे हैं आप? आपको लगता है कि क्योंकि अभी तो कानूनी तौर पर मेरा ख्याल है अब तो टाइमिंग के एतबार से ऐसे लगता है कि वफाक में पहले तब्दीली का चांस ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वहाँ तहरीक अदम एतमाद जो है वो फाइल हो चुकी है, दाखिल हो चुकी है, यहाँ अभी दाखिल होनी है। तो इसलिए अभी वक्त जो है वो या तो पार्टी खुद तब्दील कर दे, जिसका चांस कम लग रहा है, ठीक है, और वो तभी मुमकिन है कि अगर परवेज़ लाई का कुर्रा फ़ाल निकल आए और इमरान खान खुद कहें कि उस्मान बुज़दार मुस्ताफ़ी हो जाए और उनकी जगह परवेज़ लाई ले आए। ये एक ऑप्शन मौजूद है और इस ऑप्शन पे भी गौर हो रहा है। और दूसरी ऑप्शन ये है कि बुज़दार साहब की जगह तरीन ग्रुप में से या अलीम खान ग्रुप में से कोई बंदा आ जाए। तो ये देखना ये है कि ये क्या होता है। ये अपोजिशन जो है ये अलीम खान तरीन ग्रुप को ऑफर कर दे। जी, अभी तक तो ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। रिपोर्टेडली कहा गया कि उस्मान बुज़दार साहब ने अपना इस्तीफा दिया, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मानने से इनकार कर दिया और फिर काफ लीग को भी बुज़दार ही काबिल कबूल है, उसके अलावा माइनस बुज़दार उनको भी कबूल नहीं है। ये कहिएगा सर कि ऑपोजिशन ने इत्तेहादियों से मुलाकातें की, इत्तेहादी उस वक्त मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब इत्तेहादियों के लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अगर हुकूमत के अपने लोग ऑपोजिशन की सफ़ों में इकट्ठे हो गए तो फिर इत्तेहादी कहाँ जाएंगे? ये सही है, ये मुश्किलात तो हैं, लेकिन आपको पता है वक्त धक्का दे देता है हर चीज़ को। देखना ये होगा कि क्या आगे जाके ये जो वक्त है, अगर फ़र्ज़ करें अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद सीरियस होती गई तो मेरा ख्याल है कि फिर जो एलाइज़ हैं वो भी सोचेंगे कि हमने अपोजिशन में रहना है या हमने हुकूमत में रहना है। फिर वो हुकूमत में रहने को तरजीह देंगे, क्योंकि उन्होंने हुकूमत के साथ इताअत किया हुआ है जितने भी एलाइज़ हैं। तो इसलिए एलाइज़ भी सोचते रहते हैं और जो तरीन ग्रुप है और जो अलीम खान ग्रुप है ये भी चाहेंगे कि अगली हुकूमत में हो। तो उस वक्त फिर सबकी सोच बदल जाती है, फिर वो हुकूमत में रहने को तरजीह देते हैं। सुहेल साहब, देखिए गेम ऑफ नर्व्स तो है इस वक्त, खासतौर पे शहर इक़्तिदार में जो कुछ हो रहा है ये आसाब की जंग है। एक तरफ तो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आसिफ अली जरदारी साहब जैसे ज़ीरक सियासतदान हैं, मौलाना फजलुर रहमान है, शहबाज शरीफ साहब हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब है। और बताया गया कि वो उनके जो मुशावरती लोग हैं वो कुछ यूट्यूबर से मुलाकातें कर रहे हैं, कुछ और लोगों से बातचीत हो रही है। तो आपके ख्याल में क्या वो कोई मेजर डिसीजन इससे पहले खुद ही ले सकते हैं इमरान खान साहब? मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई डिसीजन ले सकते हैं, फ़र्ज़ करें कोई असम्बली तोड़ने का या कोई फ़ौजी कमान में तब्दीली का। वो क्रिपल्ड हो गए हैं। जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद फ़ाइल हो जाती है तो प्राइम मिनिस्टर इज़ क्रिपल्ड। प्राइम मिनिस्टर बज़ाहिर तो उसके आइनी इख्तियारात वही रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मफलूज हो जाता है और वो फिर कोई आज़ादाना फ़ैसले नहीं कर सकते। हाँ, एक उनके पास रास्ता खुला है कि वो लोगों को वज़ीर बना दें, मशीर बना दें, अपोजिशन को ख़रीद लें, किसी को ओहदा दे दें, किसी को तकर्री दे दें। ये वो ज़रूर करेंगे। ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे लोगों के बड़े बड़े काम होंगे, लोगों को ओहदे मिलेंगे, लोगों को शायद वज़ीर बनाया जाएगा, लोगों को लिफ्ट कराई जाएगी। जो लोग बेचारे मिल नहीं सकते थे प्राइम मिनिस्टर से वो मुलाकातें करेंगे। तो ये फ़ायदा होगा आम लोग जो MNAs हैं उनको। तो वज़ीर आज़म के पास ये सब करने के लिए सुहेल साहब टाइम बचा है? जी, टाइम अभी 21 दिन है, तो देखें 21 दिन बहुत होते हैं, एक एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपोजिशन के पास भी 21 दिन बचे हैं, उन्हें हर रोज़ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी, कोई ना कोई लोगों को डिसिडेंट्स तैयार करने पड़ेंगे, PTI के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट तैयार करनी पड़ेगी, PTI के ख़िलाफ़ बंदे खड़े करने पड़ेंगे जो बयान दें, जो उस पार्टी की खामियां बताएं, जो इमरान खान की गलतियां बताएं। हर रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, कभी खारजा पॉलिसी पे, कभी किसी पे। तो ये सारा कुछ अपोजिशन को भी करना पड़ेगा। और सुहेल साहब, अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो काउंटर स्ट्रैटेजी है वो कारगर साबित होती है तो ऑपोजिशन जो अभी बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, कितने चांसेस हैं कि लोग मुनहरिफ नहीं होंगे? वो जो ऑपोजिशन को यकीन दहानी कराए बैठे हैं वो इन्हराफ नहीं करेंगे ऑपोजिशन से अपनी स्ट्रैटेजी? जी, मैं इस बारे में मैं रेहान साहब अभी वाकई फ़ैसला नहीं कर सका कि तहरीक अदम एतमाद 100% कामयाब होगी या नहीं कामयाब होगी। और इस वक्त दोनों के गट्स का इम्तिहान है, अपोजिशन के और गवर्नमेंट के, कि देखें कौन ज़्यादा हुनरमंद है जो लोगों को अपनी तरफ रख सकता है।
और सुहेल साहब लास्टली ये फरमाइएगा सर कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती इन केस, तो आपने हमारे प्रोग्राम में मुझे याद है कहा था कि तहरीक अदम एतमाद अगर ये नहीं होती कामयाब, फिर अगली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव आएगी, फिर उसके बाद दोबारा ऑपोजिशन हमला करेगी। आपको लगता है कि फिर कुछ चांस बचेगा ऑपोजिशन के पास हमलावर होने का हुकूमत पर? जी, एक दफ़ा हौसला शिकनी तो होगी अपोजिशन की, लेकिन फिर भी मैंने खुद ये सुना है लीडरशिप से जो इस वक्त तरीके अदम एतमाद पेश कर रही है कि ये चैन से नहीं बैठने देंगे, अगली तरीके अदम एतमाद की तैयारी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव टेबल होने के बाद का प्रोसेस क्या होगा, इसके लीगल रेपरकशंस क्या है, कानून और आइन इस मामले पर क्या कहता है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त सीनियर कॉलमिस्ट तज्ज़ियाकार सरबराह पिलडैट अहमद बिलाल महबूब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अहमद बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आना, इसके बाद अब आईनी और कानूनी जो है वो प्रोसीजर क्या होगा? इसका प्रोसीजर का पहला मरहला तो आज तय कर लिया इन्होंने। पहला स्टेप तो ये है कि आपको 20% कम अज़ कम मेंबर्स के साथ, उनके दस्तखतों के साथ एक नोटिस देना होता है तहरीक एतमाद का, और उसके साथ ही आपको इजलास की रिक्विजिशन जमा करानी होती है। ये दोनों काम हो चुके हैं। अब 14 दिन के अंदर स्पीकर को इजलास बुलाना है, और जब वो इजलास बुला लिया जाएगा तो उसके 2 दिन के अंदर, यानी एक क्लियर दिन के वक्फे के बाद, वो एजेंडे के ऊपर होगा तहरीक एतमाद को मूव करने का काम। तो फिर वो तहरीक एतमाद को मूव किया जाएगा, और मूव करने का प्रोसेस ये होता है कि ऐवान से इजाज़त ली जाती है, और उसके बाद फिर अगर इजाज़त मिल जाती है तो मूव कर देते हैं। जब मूव हो जाता है तो फिर स्पीकर कोई वक्त मुकर्रर करता है कि इसके ऊपर कोई डिस्कशन होगी। जो मूव करने वाले हैं वो भी कोई तकरीर कर लें, वज़ीर आज़म भी चाहें तो वो भी तकरीर कर लें, और ये सब कुछ होगा 7 दिन से पहले, क्योंकि 3 दिन के बाद किसी वक्त भी वोटिंग हो सकती है और 7 दिन से पहले वोटिंग होनी होगी। तो आखिरी मरहला वोटिंग का होगा, और वोटिंग में फिर ये जिसको 172 अगर इस तहरीक के हक़ में वोट आ जाएंगे तो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ये तहरीक मंजूर हो जाएगी और वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। अहमद बिलाल साहब, ये सारा मामला आर्टिकल 95 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा जैसे आपने फरमाया है। अब देखिए, जो भी होना है, तहरीक अदम एतमाद पेश होनी है ऐवान के अंदर, काउंटिंग होनी है ऐवान के अंदर, तकारीर होंगी ऐवान के अंदर, लेकिन अगर हुकूमत जो है वो इजलास बुलाने में कोई ताख़ीर करती है तो फिर उसके लीगल रेपरकशंस क्या होंगे? देखिए, अगर कोई शख्स आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करना चाहे तो उसके रेपरकशंस वही होते हैं जो कानून शिकन करने वाला कोई भी शख्स उसके खिलाफ होगा। फिर जाहिर है कोई अदालतों के रास्ते खुले हुए हैं और अदालतें उसके बारे में डिग्री जारी कर सकती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस बारे में इतनी वाज़े दस्तूर के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके बाद कोई शख्स इसको उसकी खिलाफ वर्जी कर सकता है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इसमें रिस्क बहुत है, स्टेक्स बहुत हाई है। आपकी हुकूमत जा रही है, आपको शक पड़ रहा है कि जा रही है, तो आप आखिरी मौके तक कोशिश करेंगे, लेकिन उसका बहुत फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे मौके पे अगर आप ये रजिस्ट करेंगे और कानून तोड़ेंगे तो फौरी तौर पे अदालतें हुक्म जारी कर देंगी और फिर आपकी सुबकी भी होगी और फिर आपको ये कानून के मुताबिक आपका फैसला भी होगा। तो अगर हुकूमत ये प्ली लेती है कि OIC वज़राए ख़ारजा इजलास है और उस सिलसिले में आपने देखा कि 7 तक 11 असम्बली सेक्रेटेरिएट को तातील भी दी गई, तो ये प्ली भी नाकाबिल जवाज़ होगी, ये भी कारगर साबित नहीं होगी इस केस में? उससे पहले इजलास कर लें। उस सिलसिले में जो असम्बली के अंदर कोई रेनोवेशन के हवाले से जिसको बंद किया गया, तो क्या उसका कोई ऑल्टरनेट, यानी असम्बली ऐवान के अंदर इजलास ना हो, इजलास के लिए कोई प्लेस और हो, क्या इसकी इजाज़त है? इसी जगह भी हो सकता है। जैसे आपको मालूम है कि पंजाब असम्बली का बजट इजलास वो होटल के अंदर हुआ था। जी, होटल में हुआ, इसलिए कि उस वक्त उसका अभी नई बिल्डिंग तैयार नहीं थी और पुरानी बिल्डिंग में इतनी स्पेस नहीं थी, तो उन्होंने वहाँ कर लिया था। ये तो स्पीकर की सवाबदीद पे है, लेकिन इजलास बहरहाल 14 दिन के अंदर बुलाना है। उसके लिए आप OIC का उज़र पेश नहीं कर सकते, और OIC का जो इजलास है वो मेरा ख्याल 1 या 2 दिन चलेगा, उससे ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, तो इसलिए कोई उसकी गुंजाइश नहीं है। और ये बुनियादी तौर पे पार्लियामेंट का
हॉल है, ये बुनियादी तौर पे पार्लियामेंट के लिए है, ये OIC के इजलास के लिए नहीं है। वो तो उसकी मंजूरी दी गई होगी, अगर दी गई है तो एक आध दिन के लिए ख़ास हालात में, लेकिन अगर इजलास की ज़रूरत पड़ जाएगी तो प्रायोरिटी पार्लियामेंट को होगी। तो अहमद बिलाल साहब, जो रिक्विजिशन सबमिट कराई गई है उसमें स्पीकर और वजीर आजम के खिलाफ बैक वक्त अदम एतमाद तहरीक से मुतालिक रिक्विजिशन है, तो ये प्रोसेस किस तरह से होगा? क्या इसमें भी पहले स्पीकर फिर वजीर आजम, या दोनों एट द सेम टाइम ये प्रोसेस क्या होगा कि स्पीकर और वजीर आजम के खिलाफ एट द सेम टाइम ये अदम एतमाद की तहरीक हो? अच्छा, मेरे इल्म में नहीं है कि स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक एतमाद पेश की गई है, लेकिन अगर की गई है तो कानूनी तौर पर यह मुमकिन है, यानी ये गैर कानूनी बात नहीं है, लेकिन बैक वक्त नहीं होंगी। मेरे ख्याल में पहले स्पीकर के खिलाफ तहरीक एतमाद का फैसला होगा और उसके बाद फिर वो होगा, लेकिन मुझे नहीं समझ में नहीं आता कि स्पीकर के खिलाफ तहरीक एतमाद का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो फिर डिप्टी स्पीकर होंगे, और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी अगर तहरीक एतमाद होंगे तो फिर वो नहीं होंगे तो प्रेसिडेंट किसी को भी मुकर्रर कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि सेनेट के इजलास में प्रेसिडेंट साहब ने जब चेयरमैन इलेक्शन लड़ रहे थे तो आपने मुजफ्फर हुसैन शाह साहब को प्रिसाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर किया था। उन्होंने जो फैसला दिया था वो आपको मालूम ही है कि उसके नतीजे में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के 2 वोट जो थे वो बहुत कंट्रोवर्शियल थे, लेकिन वो मनसूख हो गए थे और वो इलेक्शन हार गए थे। तो इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसमें बज़ाहिर ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी दिखाई देती है ना कि वो क्योंकि खुफिया राय शुमारी से होता है, उसमें जो अगर हुकूमती अरकान असम्बली खिलाफ वोट देना चाह रहे हैं तो स्पीकर के खिलाफ वोट करना बहुत आसान है, और दूसरी तरफ डिफेक्शन क्लॉज का सामना करना पड़ सकता है। तो हो सकता है कि ये हिकमत हो उसमें, हो सकता है। बहरहाल ये फैसला उनका है, ये तो मेरा तबसरा है कि इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, लेकिन उनके जहन में कुछ होगा स्ट्रेटजी जिसकी बुनियाद पे वो कर रहे हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें वो हट भी जाएगा तो डिप्टी स्पीकर प्रिजाइड करेगा। डिप्टी स्पीकर कहाँ से आएगा? वो भी तो इसी पार्टी का है और वो वही करेगा जो स्पीकर साहब करते हैं। और एवं सब आर्टिकल 63(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो डिफेक्शन क्लॉज से मुतालिक है, इस पर क्या प्रोसेस होगा फिर? ऑब्वियसली अगर फ्लोर क्रॉसिंग होती है या डिफेक्शन क्लॉज लगती है तो क्या वो फैसला भी आपको लगता है कि विद इन द गिवन टाइम फ्रेम हो जाएगा, या फिर उसमें कुछ डिलेज आएंगे और ऑपोजिशन की जो कामयाबी है और उसके बाद नया वजीर आजम और ऑपोजिशन जो है वो उसको सक्सेस मिल जाएगी? जो मिल सकती है, क्योंकि वो प्रोसेस को 2-1 महीने तो खींच सकता है आसानी से, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन के पास उसको फैसला करने के लिए 1 महीना होता है, और उससे पहले जो पार्टी का हेड है वो एक्सप्लेनेशन कॉल करेगा उस मेंबर की जिसके खिलाफ ये कार्रवाई करना मकसूद है। उससे वो अपनी सफाई पेश करेगा, जो कि ज़ाहिर है फिर हेड ऑफ द पार्टी उसकी सफाई को कबूल नहीं करेंगे, तो फिर उसके बाद वो रेफरेंस फाइल करेंगे स्पीकर के पास भी और इलेक्शन कमीशन के पास भी। और जब ये रेफरेंस इलेक्शन कमिश्नर के पास पहुंच जाएगा तो फिर वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करेंगे। इलेक्शन कमीशन फिर उसके ऊपर अपनी कार्रवाई का आगाज़ करेगा, जिसमें 30 दिन तक का वक्त दिया गया है। तो वो भी बुलाएंगे उसको, मेंबर को, उसकी बात सुनेंगे, उसके खिलाफ चार्जशीट फ्रेम होगी और 30 दिन के अंदर ये फैसला होगा, और उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पे अपील हो सकती है, उसके लिए भी वक्त दिया गया है गालिबन 30 दिन। तो ये टोटल पीरियड को 2-1 महीने तो ये मेरे ख्याल में बड़ी आसानी के साथ गुजर जाएगी। सर लास्टली ये फरमाएगा कि इसका मतलब ये समझा जाए कि 2-3 महीने या 4 महीने से पहले तो नए इंतखाबात को अनाउंस होना, नए वजीर आजम का आके असम्बलियाँ डिसॉल्व करना, फिर ये मुमकिन नहीं है? ये प्रोसेस कंप्लीट करना जो है वो ज़रूरी होगा? नहीं, ये प्रोसेस कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं होगा। नए वजीर आजम जो ही हल्फ उठाएंगे वो उससे अगले दिन असम्बली डिसॉल्व कर सकते हैं, तो उस पर ऊपर तो 2-3 महीने का इंतज़ार की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अलग से प्रोसेस है जो चलता रहेगा, लेकिन अगर असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी तो ज़ाहिर है ये प्रोसेस बेमानी हो जाएगा, फिर तो किसी की सबकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, तो फिर किसी को डिस्क्वालीफाई क्या करना है? ठीक है, और डिस्क्वालिफिकेशन तो सिर्फ इसी हाउस के टर्म के लिए होती है, अगली दफ़ा तो होगी नहीं। तो इसलिए वो इलेक्शन फौरी तौर पे हो सकते हैं। ज़ाहिर है उसके लिए 90 डेज़ का टाइम होता है। जब वो असम्बली डिसॉल्व करेंगे तो इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन कराएगा, वो हो सकते हैं। ठीक, यानी जिन पर ये डिफेक्शन क्लॉज लागू होगी वो नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर अपीयर हो सकेंगे आसानी से? जी बिल्कुल, उनके ऊपर पाबंदी नहीं है, लेकिन इस टर्म के लिए वो
डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई प्रॉपर तरीके से और इलेक्शन कमीशन ने उनको गिल्टी पाया। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब आपके वक्त। डैट अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। वी हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक जी, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आता है। वेलकम बैक। इस वक्त रहनुमा तहरीक इंसाफ हम ख्याल ग्रुप सईद अकबर नवानी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सईद अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज बड़ा अहम इजलास था जहांगीर तरीन ग्रुप का। इस इजलास में क्या मुशावरत हुई है, किन अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और क्या कंसेंसस हुआ है? वालेकुम सलाम। मैं आपको ये एक बात बताऊं कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग आ गया था बक्कर, एक हमारा पहले जलसा रखा हुआ था तो मैं यहाँ बिजी था, मैं आज लाहौर नहीं था। ठीक, लेकिन ये कॉन्टिन्यूएशन है जो हालिया 2 रोज में एक्टिविटी हुई है। गालिबन गुज़श्ता रोज आप वहां पर मौजूद थे, तो क्या जब अलीम खान साहब ने खासतौर पर खिताब किया और अलीम खान साहब तो बड़े जज्बाती हो गए थे जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों से बात करते हुए, तो असल हदफ क्या है? क्या उस्मान बुज़दार साहब से छुटकारा और अलीम खान को वजारत आला का मनसब सौंपना असल हदफ है? सर मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ, जो हमारी कल डिस्कशन हुई, हमारी डिस्कशन ये हुई कि हम एक कमेटी बनाई गई कि 4 बंदों की कमेटी है, ये आइंदा मिल बैठ के जो भी फैसला होगा वो करेगा और उसके जिसके साथ भी बात करनी होगी वो बात करेगा। उस पे ये उसके अंदर कभी ये डिस्कशन नहीं हुई कि माइनस कौन होगा माइनस कौन होगा। हम हालात के मुताबिक देख के आइंदा फैसला करेंगे। तो लेकिन मुझे आज अचानक पहले मेरे प्रोग्राम थे बक्कर, तो मुझे वापस आना पड़ा, इसलिए आज कोई मीटिंग हुई तो उसमें मैं मौजूद नहीं था। लेकिन सईद अकबर साहब, आज जो मलिक नौमान अहमद लंगड़ियाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज जो नौमान लंगड़ियाल साहब ने मीडिया टॉक की है, उसके अंदर तो उन्होंने वाजे कर दिया है कि माइनस उस्मान बुज़दार वजीर आला कबूल नहीं है जहांगीर तरीन ग्रुप को। अच्छा, मुझे अभी आपकी तरफ से जो अभी 1 मिनट पहले मुझे किसी दोस्त ने ये कहा, मैं अभी नौमान मेरा अजीज है, उससे मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, उनका नंबर मुझे नहीं मिला। मैं उसको ये बात पूछना चाहता था भाई ये जो उसने बात की वो आया वहाँ जो दोस्त थे उनके साथ डिस्कस करके की, या मेरी ये जो उन्होंने बात की ये मेरे इल्म में नहीं है क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं था। और मैं चलिए आप ये बता दें कि अगर ये फैसला होता है तो क्या इस पर आपको इत्तफाक होगा? आप राजी है इस फैसले पर माइनस उस्मान बुज़दार पर? नहीं, मैं क्योंकि दूर हूँ, मैं तो आपसे आपकी जाती राय पूछ रहा हूँ। मैं तो आपकी जाती राय जान रहा हूँ। इस पे वहाँ दोस्तों के साथ डिस्कस करके इस पे अपनी राय दे सकता हूँ। तो मेरी इंडिविजुअल राय इस पे नहीं आ सकती क्योंकि मैं एक ग्रुप के साथ मुंसलिक हूँ और उस ग्रुप का हिस्सा हूँ। तो बात नौमान लंगड़ियाल साहब की आपने की, ये डिस्कशन कल हमारी किसी मीटिंग में इस तरह की बात डिस्कस नहीं हुई और ना इस पे कोई बात हुई। आज उन्होंने कोई डिस्कस किया है तो वो मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा सईद अकबर साहब, मुझे लास्टली फिर ये बताइए कि अब वो क्या है जो आप डिमांड कर रहे हैं फिर वजीर आजम पाकिस्तान से? यानी वो क्या कंसर्न्स हैं, रिजर्वेशंस हैं कि अगर पूरे हो जाए तो फिर से आप साथ चलने को तैयार होंगे? मैं अचानक मुझे आना पड़ा बक्खर, अगर मैं आज वहाँ होता तो आज हमने नहीं, लेकिन कल तो बात हुई होगी ना सर इस पे? कल तो डिटेल डिस्कशन हुई होगी जब अलीम खान साहब आए हैं आपके पास। कल हमारी जो डिस्कशन हुई, कल हमने कहा कि हम इकट्ठे रहेंगे, हम आपस में इत्तेफाक से रहेंगे। हमारी ये है एक बदकिस्मती समझें कि हमारे जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो बीमार हैं, उनसे हमारा दिन था कि राब्ता कल करेंगे और राब्ता करके फिर उसके ऊपर को लाए अमल बना के तो फिर उसके ऊपर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा चलिए, मेरे पास 20 सेकंड है सर, मुझे सिर्फ लास्टली ये बताइए कि अगर जहांगीर तरीन साहब का इशारा होता है या ये कंसेंसस आपके हम ख्याल ग्रुप कर लेता है कि अब हमने तहरीक इंसाफ के साथ मजीद नहीं चलना, तो आप तैयार होंगे? मेरी आप ये बहुत बड़ी अहम बातें हैं जिसपे तखयलाती बात नहीं की जा सकती कि वो अगर वो कहें, जब वो कहेंगे तो फिर तो हम अभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा, आपको स्टैंड भी लेंगे और उसमें फैसला भी करेंगे। अभी ऐसी बात नहीं हुई? इस तरह
अब इस तरह की बात नहीं हुई। बहुत शुक्रिया सईद अकबर रवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे कि इंसाफ हम ख्याल ग्रुप के रहनुमा हैं। पैरेलल जहांगीर तरीन ग्रुप भी काफ़ी मुतहर्रिक है, अब्दुल अलीम खान साहब भी हैं। अब होता क्या है, यकीनन आने वाले दिन बड़े क्रूशल और पॉलिटिकल सिचुएशन एक क्रूशल फेज में दाखिल हो गई है। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।